अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बेटा, सबसे पहले हम टैक्स ईयर एंड रेजिडेंशियल स्टेटस, ये चैप्टर हमारा एंड हो चुका है। इसको हम जरा क्विकली रिकैप करते हैं। क्विक रिवीजन। अच्छा, क्विक रिवीजन के लिए एक छोटी सी समरी भी दी हुई है आपके हैंड आउट के एंड में। चेक करो जरा, सबके पास है क्विक समरी? क्या सबके पास है? सबको मिलती है क्विक समरी? टैक्स ईयर एंड रेजिडेंशियल स्टेटस। टैक्स ईयर्स, नॉर्मल टैक्स ईयर्स 12 months एंडिंग ऑन 30th June। और नाम कैसे दिया जाता है? in which the normal tax year end falls, the calendar year in which the normal tax year end falls। यानी कि 30 जून 2002 है तो टैक्स ईयर 2002। स्पेशल टैक्स ईयर, इनकम ईयर एंडिंग अदर देन 30th June। और नाम कैसे दिया जाता है इसको? with reference to the normal tax year in which the special tax year end falls। ये हमें पता होना चाहिए। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर किसको बोलते हैं? नॉर्मल टैक्स ईयर या स्पेशल टैक्स ईयर की एंड से लेकर नए नॉर्मल टैक्स ईयर या नए स्पेशल टैक्स ईयर की बिगिनिंग तक का जो यतीम पीरियड होता है वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होता है। फिर हमने देखा था चेंज इन टैक्स ईयर का प्रोसीजर। अप्लाई टू कमिश्नर, कंपेलिंग नीड, अप्रूव, रिजेक्ट, सब्जेक्ट टू कंडीशंस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, रिव्यू एप्लीकेशन टू बोर्ड फाइनल। ये बातें की थी हमने। रेजिडेंशियल स्टेटस, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस, फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान ऑफ 183 और मोर डेज। ये मोटी बात थी। सारी बातें इस क्विक समरी में नहीं लिखी हुई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली बात भी थी लेकिन वो इधर नहीं लिखी हुई है, हमारे ध्यान में होनी चाहिए, बल्कि लिखी हुई है शायद। गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रॉड, रेजिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज फिजिकल स्टे। रूल टू काउंट डेज में डे ऑफ अराइवल, डिपार्चर, हॉलिडे, स्ट्राइक, लीव एटसेट्रा, ये सारे डेज काउंट होंगे। डे सोनली फॉर बीइंग इन ट्रांजिट काउंट नहीं होगा। कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस, इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, जो कंपनी पैदा ही पाकिस्तान में हुई वो तो रेजिडेंट है। या मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स होली इन पाकिस्तान। एओपी का रेजिडेंशियल स्टेटस, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स होली और पार्टली इन पाकिस्तान। अभी पार्टली कुछ भी हो सकता है, एक पार्ट टाइम भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है। टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम एंड रिलेटेड एग्जेम्पशंस। तो हमने कहा टैक्सेबिलिटी होगी सब्जेक्ट टू टीटी। टीटी मींस टैक्स ट्रीटी। रेजिडेंट, अगर रेजिडेंट है तो वर्ल्ड ओवर इनकम टैक्सेबल होगी, यानी एफएसआई प्लस पीएसआई। और अगर नॉन रेजिडेंट है तो पीएसआई ओनली। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ एसटीआर, एसटीआर मींस शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट एग्जेम्प्ट होगी कब, किसके लिए? अगर वो इंडिविजुअल है और रेजिडेंट है, रेजिडेंट बाय रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 years। Not applicable to FSI brought received in Pakistan, business established in Pakistan। Returning expatriate की exemption, foreign source income of a returning expatriate से individual पर applicable होगी, citizen of Pakistan पर होगी, resident है in current tax year और non resident हो in 4 preceding tax years। तो exemption किस साल मिलेगी? Exemption of FSI in first and second year of being resident, पहले साल ऑफ रेजिडेंस में मिलेगी। इसको थोड़ा सा मैंने समरी के अंदर इजी किया है, ठीक है। अच्छा, फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जेम्पशन, तो हमने देखी थी 2 एग्जेम्पशंस थी फॉरेन सोर्स सैलरी से रिलेटेड। टैक्स डिडक्टेड पेड पेबल इन फॉरेन कंट्री, अगर किसी सैलरी के ऊपर फॉरेन कंट्री में टैक्स डिडक्ट हो गया तो अब उसके साथ टैक्स ट्रीटी हो या ना हो, पाकिस्तान में उस सैलरी पर टैक्स नहीं लगेगा। या सर, अगर तो टैक्स डिडक्ट नहीं किया, एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, तो क्या बचने का कोई रास्ता है? क्या बचने का रास्ता है? क्या? When a citizen of Pakistan leaves Pakistan during tax year and remains abroad during that tax year, तो फिर उसकी जो फॉरेन सोर्स सैलरी होगी उसमें पाकिस्तान में टैक्स नहीं लगेगा। इसी मैंने एग्जांपल दी थी, कल याद है कि एक बच्चा जो क्वालिफाई हो गया, 31 जनवरी को उसका रिजल्ट आया, 15 फरवरी को जॉब हो गई दुबई के अंदर, 15 फरवरी को रवाना हो गया,
तो अब वो टैक्स ईयर 2022 में है तो रेजिडेंट, लेकिन दुबई चला गया और 6,000 नहीं 20,000 दिरहम उसने अर्न कर लिए, तो क्या वो 20,000 दिरहम पाकिस्तान में टैक्सेबल होंगे? तो हमने कहा अगर वो 30 जून तक बाहर ही रहे, वापस ना आए तो नहीं होंगे, लेकिन अगर पहले आ गया तो फिर हो जाएंगे माजरत के साथ। ये थी चैप्टर की क्विक समरी। कोई सवाल इसमें किसी बच्चे का हो तो प्लीज मुझसे पूछ ले, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं पास्ट पेपर के क्वेश्चंस पर। है किसी का सवाल? अच्छा, मैं एक बात को एम्फेसाइज कर दूं, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, ये एग्जेम्पशन है उसकी सारी फॉरेन सोर्स इनकम पर। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, ये एग्जेम्पशन है उसकी सारी फॉरेन सोर्स इनकम पर। लेकिन जब मैं कहता हूँ फॉरेन सोर्स सैलरी की एग्जेम्पशन है, तो क्या वो सब पे होती है? सिर्फ फॉरेन सोर्स सैलरी पर होती है। क्या बात समझ आती है? मिक्सअप मत करना, जो सिर्फ फॉरेन सोर्स सैलरी की है वो सिर्फ फॉरेन सोर्स सैलरी की है, ठीक है जी बेटा। बिजनेस वाला पॉइंट ये है कि ये जो सेक्शन की एग्जेम्पशन है ना, ये तब एप्लीकेबल है जब यहाँ पर कोई बंदा आया है सोनली फॉर रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई चाइना से बंदा यहाँ पर आ जाए, वो कहे मैं चाइनीज रेस्टोरेंट खोलूंगा यहाँ पे, तो क्या उस पर ही शॉर्ट टर्म रेजिडेंट वाला सेक्शन अप्लाई होगा? नहीं, हमने कहा नहीं होगा सर, वो तो यहाँ बिजनेस करने के लिए आया है, उसका आने का मकसद एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और कोई सवाल? पूछ लो बच्चों, पूछ लो। क्लियर है सब? जी बेटा, सर के बाद भी तो बोलो। कोई सवाल? Any question? Should we move on to past papers? Preceding 4 years, the question returning experiment पिछले 4 साल में उसमें नॉन रेजिडेंट और इस 2 साल इस 1 साल रेजिडेंट है, उसमें एग्जेम्पशन आपकी 2 साल की है और 1 साल के बाद फिर दोबारा हो जाए, फिर 4 साल नॉन रेजिडेंट हो जाए, फिर आ जाए, तो फिर क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर 6 महीने में वापस आए तो 2 साल काउंट होगा। क्या बोल रहे हो? 2 साल के लिए एग्जेम्पशन मिल जाती है। 2 साल के लिए एग्जेम्पशन मिल गई। दोनों साल रेजिडेंट होगा तभी एग्जेम्पशन अवेल करेगा ना, रेजिडेंट नहीं है तो अभी एग्जेम्पशन अवेल करने की जरूरत नहीं है। 4 महीने के लिए गया रेजिडेंट, तो 4 महीने के लिए चला गया तो भी रहेगा तो रेजिडेंट ना, 8 महीने तो पाकिस्तान में ही था ना, तो सर वहां से कितनी कमाएगा? एग्जेम्प्ट है ना, एग्जेम्प्ट। रेजिडेंट का मतलब होता है 183 दिन जिसने क्रॉस कर लिए, तभी तो फॉरेन सोर्स इनकम आएगी ना। मतलब 365 आम तौर पर फॉरेन सोर्स इनकम किसकी आएगी? जो कभी बाहर भी जाएगा, चक्कर लगाएगा, चाय वाय पी के आ जाएगा, मूड हुआ पेरिस से चाय पी के आ गया शाम में, तो आएगी ना उसकी फॉरेन सोर्स इनकम। वरना कैसे आएगी फॉरेन सोर्स इनकम? जानना तो पड़ेगा ना। FSI ब्रॉड रिसीव्ड इन पाकिस्तान। कल मैंने इसको इतनी मिसालें दे के समझा। मैंने बोला भाई चाइनीज को हमने बोला था भाई तू अपनी इनकम बाहर ही रखना, यहाँ पे मत लेके आना, यहाँ पे लेके आएगा तो हमारी नीयत खराब होगी, हम टैक्स करेंगे। याद आया? याद आया? ये सिर्फ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के लिए है कंडीशन। अगर रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट अपनी इनकम यहाँ ले आता है तो मसला है? मसला है? नहीं है मसला। ब्रॉड रिसीव्ड वाली कंडीशन शॉर्ट टर्म रेजिडेंट में ही लिखी हुई है, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट में नहीं लिखी हुई है। बात समझ आती है? अगर एक बंदा मिस्टर ए 4 साल नॉन रेजिडेंट है और टैक्स ईयर 2022 में रेजिडेंट है और टैक्स ईयर 2022 के अंदर रेजिडेंट है, सुनना जरा, मिस्टर ए टैक्स ईयर 2022 में सर रेजिडेंट है और पिछले 4 साल में प्रीवियस 4 इयर्स में नॉन रेजिडेंट है, तो हमने कहा सर ये रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट की कंडीशन फुलफिल करता है, इसको एग्जेम्पशन मिलेगी। ऐसा ही है। अब टैक्स ईयर 2022 में उसकी पीएसआई है 1.2 मिलियन, एफएसआई है 3.6 मिलियन, जिसमें से ब्रॉड रिसीव्ड इन पाकिस्तान है 8 लाख। ब्रॉड रिसीव्ड इन पाकिस्तान 8 लाख। मुझे बताओ
टैक्स ईयर 2022 में किस पे टैक्स लगेगा? 12 पे, 36 पे, 48 पे या 20 लाख पे? 1.2 मिलियन 20 लाख सिर्फ 12 पे टैक्स लगेगा। ब्रॉड रिसीव्ड इन पाकिस्तान वाली कंडीशन रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट में है ही नहीं। जब है ही नहीं तो अपनी तरफ से उसको क्यों तुम कंडीशन को लागू कर रहे हो उसके ऊपर? हाँ, ऐसे नहीं करो यार, ये तो जुल्म ज्यादती है। अपनी तरफ से तुम लोग मुश्किलात पैदा कर रहे हो टैक्स पेयर्स के लिए, ऐसे नहीं करना। हमने बददुआ लगती है। चाहिए चलेंगे आगे। हाँ, क्या करना है बेटा उसके अंदर? लास्ट 3 लाइन्स कौन सी वाली? लास्ट 3 लाइन्स, गुड। लास्ट 3 लाइन्स के ऊपर लिख दो टू बी डिस्कस्ड विद फॉरेन टैक्स क्रेडिट। टू बी डिस्कस्ड विद फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ये सेम लाइन है, वहां भी आएंगी, तो 2 दफा एनर्जी वेस्ट क्यों करनी है? टू बी डिस्कस्ड विद फॉरेन टैक्स क्रेडिट। चलिए आगे। पास पेपर्स आ जाओ। पास पेपर्स करने का हमारा तरीका क्या होगा? हमारा तरीका ये होगा कि हम पास पेपर्स के क्वेश्चंस को रीड करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और जो अलग तरह के क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का एक सवाल बोर्ड पे करेंगे, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट का एक सवाल बोर्ड पे करेंगे, फॉरेन सोर्स सैलरी वाला एक सवाल बोर्ड पे कर लेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस का एक सवाल बोर्ड पे कर लेंगे। इसका मतलब कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के बाकी जितने भी सिमिलर सवाल हैं जिसमें वही लफ्जाजी बार बार लिखनी है, तो क्या हम सारे सवाल बोर्ड पे करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। हम एक सवाल करेंगे और बाकियों को डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल सेम कॉपी होंगे, नाम चेंज, डेट चेंज, कॉपी, नाम चेंज, डेट चेंज, कॉपी। तो क्या हमें बार बार अटेम्प्ट करना चाहिए क्लास में? क्लास में नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको घर में सारे अटेम्प्ट करने चाहिए। तो फिर आप ये सारे सवाल घर पे अटेम्प्ट करके रजिस्टर में मुझे लिख के दिखा के देखूंगा, मैं रैंडम बेस पे चेक करूंगा किसने किए किसने नहीं किया। सही है, शुरू करते हैं। लेकिन ये बोर्ड साफ करने का कपड़ा क्यों नहीं है? ये फैलता है, फैलता है, खराब हो जाता है, ब्लैक फैल जाएगा। अच्छा बेटा, सबके सब क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 7 पे ऑटम 2019 का 3A, ऑटम 2019 का क्वेश्चन नंबर 3A। बेटा इसका कपड़ा यहाँ से कौन ले जाता है? कपड़ा लाओ ना इसका मेरे बच्चे। बेटा पानी, पानी क्या बोलते ना किसी को? आज पी सकते हैं, आज रोजा थोड़ी है। पेज नंबर 7 पर क्वेश्चन 3A ऑटम 19, इसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है बेटा, हमसे मुराद आप देख रहे हैं इसको। 2 नंबर का सवाल है और देखते हैं कौन ठीक बताता है इसका जवाब। 2 कीमती नंबर, उसके लिए 2 नंबर की उस बदकिस्मत आदमी से 2 नंबर की अहमियत पूछो जिसका पेपर 48 पे रुक जाता है। Respond to the following independent scenarios, यानी कि एक बड़े क्वेश्चन का एक पार्ट है। Under the provisions of income tax ordinance,
प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का मतलब सेक्शन या लॉ ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है। जीन फ्रैंकोइस a French designer, often visits to Pakistan for promotion of his products. During his last visit, he stayed in Pakistan from 10th July 2008 to 25th February 2009. Shukriya beta. Determine the residential status of Jean Francois for tax year 2009, assuming that Commissioner has granted him permission to use calendar year as a special tax year. अपने अपने रजिस्टर्स के ऊपर इसको सॉल्व करें, फिर हम देखते हैं। 2 मिनट आपको दिए, 2 नंबर के लिए 2 मिनट तो दे ही सकते हैं। क्या ख्याल है भाई, रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है? एक सेकंड। जो बच्चे कहते हैं कि सर ये रेजिडेंट है वो हाथ रेज करेंगे। रेजिडेंट 2 और भी कर लो रेज यार, मतलब 3 4 बच्चे बस। और कौन कहते हैं नॉन रेजिडेंट? अच्छा चलो ये भी बता दो कितने दिन आए। यहाँ देखो ना, यहाँ पर उम्मत में इख्तिलाफ पैदा हो गया है। डेज बोलो 56, एक कहता है 175, जिसके आ गए वो कुछ नहीं बोलेगा। 50, अगला बोलो कोई इसके अलावा कोई और वैरायटी मार्केट में? 231, 230, 6 भाई आप सुन लो जरा, सुन लो भाई। इससे ज्यादा साफ अंग्रेजी एग्जामिनर लिख नहीं सकता। जितनी साफ अंग्रेजी लिख दी गई है, जितनी क्लियर बातें लिख दी गई हैं, उससे ज्यादा क्लैरिटी सवाल में हो नहीं सकती। सबसे पहले एग्जामिनर ने कहा कि जीन फ्रैंकोइस यूज कर रहा है स्पेशल टैक्स ईयर, ऐसा है? यानी कि स्पेशल टैक्स ईयर अगर यूज कर रहा है, कैलेंडर ईयर एज ए स्पेशल टैक्स ईयर, कैलेंडर ईयर एज ए स्पेशल टैक्स ईयर, इसका मतलब 1 जैन से शुरू होगा, 31 दिसंबर पर खत्म होगा। 1 जैन। अच्छा अब सुनना जरा, किस टैक्स ईयर की बात हो रही है? 2009 की बात हो रही है। इसका मतलब कि दिसंबर क्या लिखूं कि वो टैक्स ईयर 2009 बन जाए? है ये स्पेशल टैक्स ईयर? मैं यहां क्या लिखूं कि ये स्पेशल टैक्स ईयर 2009 बन जाए? वेरी गुड। अब ये स्पेशल टैक्स ईयर 2009 बन गया? सब मेरे साथ हैं? और स्पेशल टैक्स ईयर 2009 का सवाल है, बोल दिया ना उसने। फ्रैंकोइस फॉर टैक्स ईयर 2009, फॉर टैक्स ईयर 2009। फिर बोलते हैं स्पेशल टैक्स ईयर है, और कैलेंडर ईयर एज अ स्पेशल टैक्स ईयर, कैलेंडर ईयर एज अ, इसका मतलब खत्म तो होगा 31 दिसंबर को, खत्म होगा 31 दिसंबर को, कैलेंडर ईयर एज अ स्पेशल टैक्स ईयर। अब इसे 2009 बनाने के लिए यहां क्या लिखना पड़ेगा? 2008। अगर मैं इधर 2009 लिखूंगा तो वो बन जाएगा स्पेशल टैक्स ईयर 2010। अगर मैं इधर 7 लिखूंगा तो वो बन जाएगा स्पेशल टैक्स ईयर 2008। और अगर मैं 8 लिखूंगा तो बन जाएगा टैक्स ईयर 2009। क्या इस पर सब मुत्तफिक हैं? अवाम मुत्तफिक है इस पे? जबरदस्त। आया कब है भाई पाकिस्तान? 10 जुलाई को पाकिस्तान में तशरीफ आवरी हुई है। 10 जुलाई, 10th जुलाई
20x8, तो सर यानी कि 10th जुलाई 20x8 को वापसी हुई है, और 25 फैब 2000 सॉरी तशरीफ आवरी हुई है 10 जुलाई 2008 को, और वापसी कब हुई है? 25 फरवरी 2009। 25 फरवरी 2009। लेकिन हमारा साल तो कब खत्म हो जाता? जिस साल की बातें हो रही हैं, जिस साल की बातें हो रही हैं वो साल कब खत्म हो रहा है? तो इसका मतलब 31 दिसंबर के बाद वाले दिन हमारे लिए इररेलेवेंट है, हमारे लिए इररेलेवेंट है। तो जरा मुझे बताओ कि 31 दिसंबर 2008 तक दिन कितने हुए? 175। और इसके लिए आप लोगों को दिन उंगलियों पर ठीक गिनना थे, बस ये करना था आपने। और ये इतने सारे दिन इसलिए आए हैं क्योंकि अभी तक आप लोग उंगलियों पर दिन ठीक से गिन नहीं पा रहे, जो 2 क्लास के बच्चे भी ठीक गिन लेते हैं। उसकी भी जरूरत नहीं है, 184 से माइनस छा गया बच्चा, उसकी भी जरूरत नहीं थी। 184 में से कितने माइनस करने थे? 9 डेज माइनस करने थे। जिसको पता है 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 184 दिन होते हैं, 10 को आया है, शुरू के 9 दिन कम करो, 175 आ गए। उंगलियों का इस्तेमाल भी नहीं करना था। ठीक है मेरे बच्चों, तो थोड़ा सा यू हैव टू प्ले स्मार्टली। ये बिल्कुल बच्चों वाला सवाल था, और तुम देखो ये एग्जैक्ट सवाल, अब सीए फाइनल के सवालों के अंदर आओ, ये देखो एग्जैक्ट सवाल जो है ना, ये पेज नंबर 12 पर आओ, पेज नंबर 12 पर आओ, और दिसंबर 2010 सीए फाइनल पार्ट 4, दिसंबर 2010 सीए फाइनल पार्ट 4, मिस्टर फ्रैंकिस। यहां पर था जीन फ्रैंकिस, और दिसंबर 2010 में था मिस्टर फ्रैंकिस। अ शुगर डीलर इन ब्राजील केम टू पाकिस्तान ऑन जुलाई 31. During a visit, he stayed at Lahore for 60 days and spent rest of the days in Karachi. He left country on Jan 31. Assumed commissioner has granted him permission to use calendar year as a special tax year. Same सवाल है? Same सवाल है? ये सी एंटर के अंदर उठ के आगे, ठीक है? आसान सवाल था, लेकिन कोई मसले की बात नहीं थी। तो आओ जरा इसको लिख लें कुछ। कैसे लिखें सर इसको? लिखें कैसे? कमिश्नर बेटा बातें नहीं चलेंगी। कमिश्नर has granted, commissioner has granted permission to Mr. Jean to use calendar year as a special tax year, short form STY, as a special tax year. Therefore, period of his stay for tax year 2009 would be counted only up to 31st December 2008. Period of his stay from 1st Jan 20X9 to 25th Feb 20X9 would be considered for his next tax year.
Next, tax year's residential status. Period of his stay from 10th July 2008 till 31st December 2008 is equal to 175 days. Therefore, बल्कि यूं लिखो which is less than 183 days for being resident. Therefore, he is a non-resident person. NRP मतलब non-resident person, मेरा short form है ये. If is non-resident person for tax year 2009. क्या बेटा? जब सवाल में x9 दिया हुआ है तो आप 009 क्यों लिखोगे मेरे बच्चे? रीड कर रहा हूं, वैसे तो मेरी रेटिंग बहुत अच्छी प्यारी है. कमिश्नर हैज ग्रांटेड, तुम लोगों से तो बहुत अच्छी है. कमिश्नर हैज ग्रांटेड परमिशन टू मिस्टर जीन टू यूज कैलेंडर ईयर एज ए स्पेशल टैक्स ईयर. Therefore, period of his stay for tax year 2009 would be counted only up to 31 दिसंबर 2008. हमने कहा काउंटिंग कहां तक होगी? सिर्फ 31 दिसंबर 2008 तक. Period of his stay from 1 जनवरी 2009 to 25 Feb 2009 would be considered for his next tax year's residential status. क्योंकि 31 दिसंबर के बाद जो दिन पाकिस्तान में वो मौजूद है वो काउंट होंगे उसके अगले टैक्स ईयर में. Period of his stay from 10th July till 31st December 2008 is equal to 175 days, which is less than 183 days for being resident. Therefore, he is a non-resident person for tax year 2009. सलीस अंग्रेजी, पूरे मार्क्स. आसान सवाल, जल्दी से करो ताकि रब करो. NRP क्या है? Non-resident person मेरे बच्चे, non-resident person. मैं बोल के शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ लेकिन तुम लोग सुनोगे थोड़ी. 2 नंबर के लिए थोड़ा ज्यादा नहीं है, हाँ है ज्यादा, लेकिन क्लियर कर दिया ना हमने, हर चीज को क्लियर कर दिया ना. सही, ये तुम स्किप कर सकते हो, इसको स्किप करना चाहो तो कर देना, ये क्लैरिटी के लिए. सही, फिर सही 2 नंबर के लिए. चलो लिख लो बेटा. सवाल में टैक्स ईयर 2009 लिखा था तो हमने टैक्स ईयर 2009 चाहे अब उसके लिए वही टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर है ना. इसके फौरन बाद वाला सवाल भी हमें देखना है. इसके फौरन बाद जो है टू बी समर 2009, क्वेश्चन टू बी समर 2009. आओ बेटा. आप लोग जरा इसको पहले रीड करो अपने जहनों में, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं. दिमाग में सॉल्व करो. मैं आपसे पूछूंगा, मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, मशवरा नहीं करना है. दिस इज द टेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग. आज मुझे गलत जवाब दे दो, कोई मसले की बात नहीं है, पेपर में गलत नहीं होने चाहिए.
अगर दूसरे से पूछ लिया तो फिर आपकी समझ बूझ तो टेस्ट ना हुई ना। तो आप लोग रीड करो, मैं पानी पीता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। जी रिजवान इशरत रहा 25 फेब तक ही, लेकिन वो अगले टैक्स ईयर में काउंट होंगे। आपका जवाब आपको मिल चुका होगा। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं जवाब जरा एंड में ये क्लास एंड करने से पहले दिया करूंगा, ठीक है बेटा? जो आपका सवाल हो लिख दिया करो, लेकिन थोड़ा सा वेट, क्योंकि अगर मैं फिर बार बार स्क्रीन देख के जवाब दूंगा ना तो टेम्पो टूटेगा, आप लोगों को नहीं मजा आएगा, ठीक है बच्चों? समर 2019 रीड कर रहे हैं सारे बच्चे। रीड करने का तरीका ये होता है, सीए इज अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, और प्रोफेशनल एग्जाम में सवाल रीड करने का तरीका ये होता है कि पहले रिक्वायरमेंट पढ़ी जाती है। आपका सवाल बहुत बड़ा तो नहीं होता, छोटा सा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे सफर आपका होता रहेगा इंशाल्लाह, तो आपको पता लगेगा कि सवालात बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। सही है, प्रोफेशनल एग्जाम में बड़े सवालात होते हैं बहुत ज्यादा। एसीसी का जो पेपर मैं पढ़ाता हूँ ना, AAA, उसमें पहला सवाल आता है 50 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑफ 50 मार्क्स, और वो सवाल होता है कम से कम 5 से 6 सफ़ों के ऊपर, छोटे छोटे अंग्रेजी के हरूफ में। इतना सारा टेक्स्ट होता है, 5-6 सफ़ों के ऊपर वो सिर्फ सवाल होता है। बहुत बड़ी सी केस स्टडी होती है। फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स आती हैं। अगर आप सोचो एक बंदा पहले 5 पेज पढ़े न्यूज़पेपर की तरह, फिर रिक्वायरमेंट पढ़े, बोला अच्छा एग्जामिनर ने ये पूछा है, चलो आओ फिर से पढ़ते हैं, तो इसका मतलब कितना टाइम वेस्ट हो गया उसका। पहले अगर वो रिक्वायरमेंट पढ़ेगा तो फिर जब वो सवाल रीड करेगा तो उन रिक्वायरमेंट को जहन में रखते हुए सवाल रीड करेगा कि मैंने उन रिक्वायरमेंट्स के आंसर को इसमें तलाश करना है। बात समझ आती है? तो अगर कभी मैं भी डायरेक्ट सवाल शुरू कर दूं तो मैं इसलिए कर लेता हूं क्योंकि मुझे याद होती है रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप मुझे याद भी दिला सकते हैं। वरना आप जब भी सवाल शुरू करेंगे तो कोशिश करो अगर रिक्वायरमेंट पहले लिखी हुई है, रीड दैट रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उस सवाल को रीड करो, ताकि आप उस सवाल को जब रीड करो तो उस रिक्वायरमेंट के आंसर को हंट करते हुए दिमाग आपका उसको हंट कर रहा हो कि इसका जवाब कहाँ है, किस लाइन में है, अच्छा ये जवाब इसका। बात समझ आती है? तो पहले हम रिक्वायरमेंट रीड कर लें। रिक्वायर्ड अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस स्टेट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर मोहसिन फॉर टैक्स ईयर 2008। हमें देखना है कि टैक्स ईयर 2008 के लिए मिस्टर मोहसिन रेजिडेंट है या नहीं है। और 2 क्या है, डिस्कस टैक्सेबिलिटी ऑफ हिज फॉरेन सोर्स इनकम्स फॉर टैक्स ईयर 2009। इसका मतलब कि उसको सर कोई फॉरेन सोर्स इनकम मिली होगी 2009 में, एग्जामिनर पूछ रहा है कि उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी। टैक्सेबिलिटी क्या होगी से मुराद टैक्सेबल होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, ये सारी बातें हमने इसमें करनी है। तो उससे पहले ये 1 नंबर की रिक्वायरमेंट तो पहले सॉल्व करो, रेजिडेंट है या नहीं है। पेज 7 पर क्वेश्चन नंबर 2B समर 19। अच्छा भाई मुझे जरा बता दो इसके डेज कितने बन रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं 181 और 182, 186 किसने कहा? और इसके अलावा बेटा कोई वैरायटी मार्केट में आई है तो बताओ, सिर्फ तफरी नहीं। किसी की कोई और डेज आए हैं इनके अलावा? आप लोगों ने निकाल लिया बेटा? क्या है अपन से आपका?
आपका गुड। 182 किसका आया है तुम्हारा? आंसर इज 181। 181 इज द करेक्ट आंसर। अब इस चीज में गलती 0 हो जानी चाहिए भाई। अभी भी अगर मुझे मल्टीपल आंसर सुनने को मिल रहे हैं तो फिर ये अफसोस की बात है। हाँ कैसे 181 डेज कैसे होंगे? मिस्टर मोहसिन हैज बीन वर्किंग एट हेड ऑफिस ऑफ लुइस कंसल्टिंग सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में काम कर रहा था मिस्टर मोहसिन। ऑन 1 जनवरी LCI had established its branch office in Pakistan and had sent Mohsin for 2 years as country manager for looking after Pakistan operations। 1 जनवरी को उसे पाकिस्तान भेज दिया गया। हमें पहले ही पता है कि अगर 1 जनवरी को कोई पाकिस्तान आता है तो जैन से जून कितने दिन होते हैं? 181। इसमें तो गिनने की भी जरूरत नहीं थी। सही होगी बात? तो इस पहले वाले पॉइंट का आंसर लिख लोगे क्या? पहले वाले पॉइंट का आंसर होगा मिस्टर मोहसिन इज नॉट अ resident individual as he spent 181 days in Pakistan during tax year 2008 that is 1st Jan 2008 till 30th June 2008। which is less than 183 days criteria for being resident। ठीक है, मुकम्मल होती है बात। यहाँ पे 1 मार्क आपकी जेब में आ गया। Mr. Mohsin is not a resident individual as he spent 181 days in Pakistan during tax year 2008, which is less than 183 days criteria for being resident। बोलो पाकिस्तान के बाद क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग लिखा हुआ है। ड्यूरिंग लिखा हुआ है। जल्दी करो, लिखो जल्दी। जल्दी याद चले बेटा, तुम लोगों की स्पीड तो लिखने की ज्यादा होनी चाहिए। अब वापस से सवाल पढ़ते हैं ताकि हम फॉरेन सोर्स इनकम की टैक्सेबिलिटी को देख सकें। Mohsin has been working at the head office of Lewis Consulting situated in New York। तो न्यूयॉर्क में पहले तो मोहसिन साहब काम कर रहे थे। On 1 जनवरी 2008 LCI had established its branch office in Pakistan। 1 जनवरी को LCI ने अपना ब्रांच ऑफिस पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया और मोहसिन को 2 साल के लिए एज अ कंट्री मैनेजर पाकिस्तान ऑपरेशंस की देखभाल के लिए भेज दिया। तो इसका मतलब कि सर ये पाकिस्तान में आए हैं फॉर द रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऐसा है, और आए भी हैं 2 साल के लिए। तो क्या एग्जामिनर ने पूरा निवाला बना के खिला दिया है और हमें कहाँ पहुंचा दिया है? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की एग्जेम्पशन पे। तो एग्जामिनर आपको पूरी कोशिश करेगा कि निवाला बना के खिलाए और उस सेक्शन पर पहुंचा दे। अगर फिर भी आप ना पहुंच सकें तो ये आपकी बदकिस्मती है। अच्छा,
आगे बढ़ते हैं। सवाल अभी इसका मतलब कि हमें सबसे पहले तो लॉजिकली देखो सवाल को ना पढ़कर, देखो सवाल को पढ़कर हमें फौरन से लिखना शुरू नहीं कर देना। हर सवाल को पढ़कर थोड़ा सा पहले प्लान करना है। अब वो प्लान पेपर पे भी हो सकता है, कागज पे भी हो सकता है, और अगर सवाल छोटा है तो वो प्लान दिमाग में भी हो सकता है। तो ये सवाल ही छोटा है तो उसका प्लान दिमाग में बनाते हैं। इसका मतलब सर कुछ नहीं, आगे नहीं पढ़ा हमने, लेकिन एक बात तो तय है, सबसे पहले हमें ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि मिस्टर मोहसिन कौन है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। तो हमें रेलेवेंट लॉ लिख के, रेलेवेंट सेक्शन लिख के ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि मिस्टर मोहसिन क्या है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। जबरदस्त बात हो गई। तो प्लानिंग का पॉइंट नंबर बना गया। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2009 अपार्ट फ्रॉम सैलरी इनकम, सैलरी इनकम के अलावा, अच्छा सैलरी इनकम तो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी कि फॉरेन सोर्स इनकम होगी? जिन 2 सालों में वो पाकिस्तान में काम करेगा वो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी, फॉरेन सोर्स इनकम होगी? शुक्र। ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2009 अपार्ट फ्रॉम सैलरी इनकम के अलावा मोहसिन अर्न्ड एंड रिसीव्ड फॉलोइंग अमाउंट्स। भाई क्या अमाउंट्स रिसीव हुई हैं, जिससे पूछूंगा फिर वही बताएगा। On 15 December 2008, he conducted a seminar in USA for a fee of $18,000. 15 दिसंबर 2008 को उसने यूएसए में सेमिनार कंडक्ट किया और $18,000 कमा लिए। On his request, event manager transferred the amount net of tax directly to his personal bank account in Islamabad on 10 जनवरी 2009, और फिर उसने ये वाली अमाउंट पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में, पर्सनल बैंक अकाउंट में 10 जनवरी 2009 को रिसीव भी कर ली। तो बताओ बेटा, हाँ क्या करेंगे इसका हम? पाकिस्तान में टैक्स करें ना करें? नेट ऑफ टैक्स हुआ है तो हम इसको पाकिस्तान में टैक्स नहीं करेंगे। आपके बिल्कुल बराबर आपका जो साथी बेटा है वो बताएगा। नाम क्या बेटा तुम्हारा? पहले तुम्हारा नाम क्या था? सारिम। उमर। बोलो बेटा इसका जवाब। इसका ट्रीटमेंट पूछ रहा हूं मैं। ये जो इसने यूएसए में सेमिनार करा के 18,000 दिरहम जो कमा लिए, दबा लिए, उसको फिर जो इसने पाकिस्तान में रिसीव किया है, तो इसका क्या किया जाए? ऐसा कहीं लिखा हुआ टैक्स टीटी है? अच्छा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। और अगर टैक्स टीटी नहीं है तो क्या होगा? टैक्स क्रेडिट वाली बात आ जाएगी। और टैक्स क्रेडिट वाली बात आती कब है? जवाब क्या जवाब इसका बेटा? अच्छा ऐसा कुछ लिखा हुआ हमने पढ़ा? ऐसा कुछ नहीं, नेट ऑफ टैक्स तो है, लेकिन अगर यूएसए में टैक्स कट जाता है तो पाकिस्तान में टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है? बोलो बेटा। तुम बताओ। नहीं लगेगा, वजह बेटा? जबरदस्त बात, ये नुक्ता था इंपॉर्टेंट तो तुमने उठाया है, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी तुमने। वो टैक्सेबिलिटी 2009 की पूछ रहा है, रेजिडेंशियल स्टेटस तो 2008 का पूछ रहा है, लेकिन टैक्सेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? 2009 की। तो 2008 में तो रेजिडेंट नहीं था, लेकिन अल्लाह की फजल से 2009 में क्या हो गया है? रेजिडेंट हो गया। उम्मत में इख्तिलाफ पाया जाता है। जी बेटा, वर्ल्ड ओवर इनकम पे लगता है, तो क्या किया जाए बेटा? टैक्स लगा दिया जाए। किस अमाउंट पे लगा दिया जाए? जो पाकिस्तान में रिसीव किए हैं उस पर लगा दिया जाए। वेरी गुड, ऐसा ही होगा बेटा, ऐसा ही होगा। मुझे समझ में नहीं आता 2 + 2 4 की तरह लॉ इज वेरी क्लियर। सिर्फ एक जगह हमने ऐसी बात पढ़ी थी कि अगर टैक्स फॉरेन कंट्री में कट गया तो पाकिस्तान में नहीं लगेगा, और वो क्या जगह थी? सैलरी। अब आप लोगों ने क्या किया? उसको बनाया
मुरब्बा, बाकी इनकम के साथ किया मिक्स मैश, सब पे अप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं करना, लॉ के अंदर 19 BC नहीं करनी। क्या बात समझ आती है? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर तो पहले तो हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि मिस्टर मोहसिन है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है 2 साल के लिए शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, यानी कि सर जब तक ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है इसकी फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, ये बात तय है। लेकिन अगर तो वो फॉरेन सोर्स इनकम को पाकिस्तान में लाके रिसीव करे तो फिर तो टैक्स लगेगा। अच्छा, अब सुनना जरा, एक और पते की बात बताऊं, जो भी इनकम आपको डॉलर में गिवन हो ना, जैसे डॉलर 18,000, तो इनकम टैक्स का लॉ है कि जो भी फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शंस होती है ना, वो टैक्सेबल होंगी इन पीकेआर। किस करेंसी में होंगी? इन पीकेआर। ये बात हमेशा याद रखना। सही हो गई बात, पहली बात हो गई। दूसरी बात, सर ये नेट ऑफ टैक्स है, ठीक है? अच्छा, इसको दोबारा पढ़ते हैं। He conducted a seminar for a fee of $18,000। ये नेट ऑफ टैक्स नहीं है, ये ग्रॉस है, फी है। ये क्या है? ये क्या है? फी है, ये ग्रॉस है, ये नेट नहीं है, ये नेट नहीं है। लेकिन सर यूएस के अंदर भी कुछ ना कुछ टैक्स कटा और इसको मिले, अज्यूम कर रहा हूं मैं, लिखा हुआ नहीं है, अज्यूम कर रहा हूं मैं, इसको मिले $1750, $17,500। इसको मिले कितने? $17,500 ये मिले, और ये इसने इस्लामाबाद के बैंक अकाउंट में रिसीव कर दिए। यानी कि इसका मतलब कि सर 500 रुपए का क्या कट गया? फॉरेन इनकम टैक्स कट गया। फॉरेन इनकम टैक्स कट गया। फॉरेन इनकम 17,500 है या फॉरेन इनकम 18,000 है? फॉरेन इनकम 17,500 को बोलोगे या 18,000 को बोलोगे? 18,000 को बोलेंगे सर। दिस इज फॉरेन सोर्स इनकम, दिस इज फॉरेन सोर्स इनकम। ये तो रिसीट है सर, ये तो रिसीट है जिसमें से टैक्स कट गया, और टैक्स इनकम हुआ करती है। टैक्स क्या हुआ करती है? ग्रॉस इनकम टैक्स हुआ करती है। यानी अगर हम पाकिस्तान में टैक्स कर रहे होंगे तो क्या हम 17,500 को कर रहे होंगे या 18,000 को कर रहे होंगे? 18,000। बात समझ आती? तो हुआ क्या सर, इस 18,000 पर यूएस वाले ने भी टैक्स काट लिया $500, और इस 18,000 पूरे को हमने पाकिस्तान की इनकम के साथ मर्ज करके कहां भी टैक्स लगा दिया? पाकिस्तान में भी टैक्स लगा दिया। तो अब ये वाली अमाउंट क्या हो गई? डबल टैक्स हो गई, डबल टैक्स हो गई। तो हम काम करेंगे इनकम पर, 17,500 पर नहीं। नेट ऑफ टैक्स से परेशान नहीं होना भाई। नेट ऑफ टैक्स उसके मुल्क में कट गया, इससे हमारा क्या? हमें सवाल में गिवन नहीं है टैक्स ट्रीटी भाई। पहली बात, हमें सवाल में गिवन नहीं है टैक्स ट्रीटी। दूसरी बात, एग्जामिनर निवाला बना बना के खिला के बता रहे हैं शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की एग्जाम्पशन लगानी है। ऐसे के अंदर का अगर कोई बच्चा टैक्स ट्रीटी की एग्जाम्पशन लगा दे तो एग्जामिनर तो बेचारा खून के आंसू रोएगा ना। क्या ख्याल है? पूरा केस बना के दे रहा, पूरा खाना बना के निवाला खिला रहा कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का केस है, ऐसे में तू टैक्स ट्रीटी अप्लाई करके निकल जा। सारी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट है बिकॉज़ देयर इज अ टैक्स ट्रीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बात आई समझ में? तो ऐसी बेवकूफियां आपने नहीं करनी है। लिखे करें ड्राफ्ट? अच्छा नहीं, ड्राफ्ट करते एक साथ, पहले अगले का भी जवाब दे दो मुझे। अगला, और 31 मई, अच्छा फिर बता रहा हूं, जिस साल की बात हो रही है वो है 2009, और 2009 में ये बंदा रेजिडेंट है। On 31 May 2009, he earned income from his business established in USA and brought 40% of the income to Pakistan. ये मुझे इसका जवाब आखिरी वाला बच्चा देगा। जी बेटा,
क्या किया जाए बेटा? पूरी इनकम पर पाकिस्तान में टैक्स लगेगा इसका, ऐसा ही है बेटा? गुड, आप बताओ। वेरी गुड। जो इनकम पाकिस्तान में रिसीव होगी बेटा सिर्फ उसी पे टैक्स लगेगा ना मेरे बच्चे, पूरी इनकम पे क्यों टैक्स लगेगा? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है ना, और शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की कंडीशन क्या थी? फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर तुम पाकिस्तान लेकर आओगे तो हमारी नीयत खराब हो जाएगी। तो जो पाकिस्तान इनकम आएगी नीयत उसी पे खराब होगी ना। बात समझ आती है? बोलो बेटा। क्योंकि पूरे रिसीव कर लिए इसने बैंक अकाउंट के अंदर। चेक करो, पढ़ो मेरे बच्चे। नेट ऑफ टैक्स तो है, नेट ऑफ टैक्स तो है, लेकिन हम इनकम को फॉरेन सोर्स इनकम कहते हैं। नेट ऑफ टैक्स तो है, लेकिन ये टैक्स क्या हमने काटा है? किसने काटा है? यूएसए ने काटा है। इनकम कितनी है? इनकम कितनी है? 18,000। और मेरे बच्चों, मैंने आपको ये बताया था जब मैंने इनकम का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, रेवेन्यू में से, रेवेन्यू है 20 मिलियन का और एक्सपेंसेस हैं 18 मिलियन के, प्रॉफिट आया 2 मिलियन, तो टैक्स किस पे लगाते थे? 2 मिलियन पे लगाते थे ना। इसको इनकम बोलते थे ना, इसको क्या बोलते थे? इनकम। और इस पर क्या लगाते थे? टैक्स लगाते थे। तो टैक्स किस पर लगेगा? हमेशा इनकम पर लगेगा, इनकम पर लगेगा। अब अगर फॉरेन कंट्री ने टैक्स काट लिया तो हमारी भला से, हम उस टैक्स को तो मानते ही नहीं है। हमारे लिए इनकम क्या है? बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। क्लियर है बेटा? क्योंकि हम इनकम इसको मानते हैं जो टैक्स से पहले वाली चीज होती है। क्लियर है? तो सर अभी 17,500 ये इसको नेट ऑफ वहां पे मिल गया, लेकिन इसका पाकिस्तान में $5,000 रिसीव करे। जितनी इनकम, ग्रॉस इनकम रिसीव करी वो, अब मिसाल के तौर पर 10% का टैक्स यूएसए ने काटा है, और जो भी उसने अपनी अमाउंट रिसीव करी है, जो भी उसने अपनी अमाउंट रिसीव करी है, लॉजिकली होता क्या है? टेक्निकली होता क्या है? टेक्निकली होता ये है कि जो अमाउंट रिसीव हो रही होती है ना, टैक्स वाला उसी को इनकम मानता है। लेकिन अगर सवाल में गिवन है, अगर सवाल में खास तौर पर गिवन है कि ये नेट ऑफ टैक्स है, तो फिर हमें ग्रॉस करना पड़ेगा, फिर हमें ग्रॉस करना पड़ेगा। फिर सवाल में लिखा हुआ होगा ये रेट पे का टैक्स कटा हुआ है 18,000। 31 मई को उसने इनकम कमाई वहां पे यूएसए में, उसने रिसीव अगर टैक्स के बाद की जुलाई में, तो फिर टैक्स कैसे लगेगा? जब रिसीव करेगा वो नेक्स्ट में लगेगा ना। नेक्स्ट में लगेगा, नेक्स्ट में लग जाएगा। 9 में काउंट नहीं करेंगे उसको। लिखा हुआ है 9 में? नहीं है? क्या लिखा हुआ है? 9 में नहीं आए पैसे? तो इसमें तो रिसीव करेंगे खबर है, मैं ऐसे पूछ रहा हूं। इसमें मेंशन नहीं है। एंड ब्रॉट 40% इनकम टू पाकिस्तान। ब्रॉट का मतलब कि तभी रिसीव कर लिए ना भाई। पूछ रहा हूं जनरल ऐसे ही। अगर उस साल रिसीव नहीं करे, नेक्स्ट ईयर रिसीव करे हैं, तो जब रिसीव करेगा टैक्स वाले को तभी पता लगेगा और तभी टैक्स करेगा वो बेचारा। ठीक है? क्लियर है सबको? लिखे इसको। आ जाओ। Mr. Mohsin is considered as a short-term resident in Pakistan for the tax year 2009 for income tax purposes because his stay in Pakistan is solely by reason of his employment and
he is present in Pakistan for not exceeding 3 years. ये बात हमने कर दी। सबसे पहले हमने ये बात कर दी कि ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है इन पाकिस्तान। क्यों है? बिकॉज इन दो रीजंस की वजह से। पहले हमने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। अब सर ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है तो इससे क्या होगा, आओ वो भी लिख देते हैं। FSI ऑफ STR, FSI मतलब फॉरेन सोर्स इनकम, STR मतलब शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। ये मेरे शॉर्ट फॉर्म है, आप लोग पूरा लिखिएगा। Is exempt in Pakistan if अच्छा, ऊपर का मैं रब कर रहा हूं और यहां से कंटिन्यूएशन ऊपर जाएगी, ठीक है? If it is not brought, received in Pakistan and exemption is not applicable to business established in Pakistan. ये बात आपने लिख ली। अच्छा, अब ये लॉ लिखकर आपने सबसे पहले, हमने जो प्लानिंग की थी ना कि सबसे पहले इसको शॉर्ट टर्म रेजिडेंट डिक्लेयर करना है, वो हमने कर दिया। और शॉर्ट टर्म रेजिडेंट वाली बातें हमने बता दी सारी की सारी। अब हम आते हैं असल कहानी पर कि जो इसने रिसीविंग की है। कीपिंग इन व्यू above provisions of income tax ordinance receipt of $18,000 in equivalent PKR for conducting the seminar in USA shall be, जाहिर सी बात है बेटा, ये तो स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है EST established का। Taxable in Pakistan as it has been received in Pakistan। अच्छा, ये हो गया केस नंबर 1 का जवाब। और केस नंबर 2 का जवाब क्या हो गया, आओ देखते हैं। 40% of FSI which he brought in Pakistan shall be taxable in Pakistan, whereas 60% of his FSI
which he kept outside Pakistan is exempt from tax. तुम इससे कम अल्फाज इस्तेमाल करके यही बात कम्युनिकेट कर सकते हो तो कर देना। 2-4 अल्फाज कम हो जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। 4 नंबर के लिए नहीं लिखा बेटा, ये 5 नंबर के लिए लिखा है। क्या 5 नंबर के लिए अगर तुम्हें इतना लिखना पड़ जाए तो ये ज्यादा बेटा सीए कर रहा है, बीए कर रहा है। वैसे तो आप लोग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, मैं नहीं भी लिखवाता तो आप लोग इससे अच्छा ही लिख लेते, लेकिन ये है कि थोड़ा सा जरा आप लोगों को गाइडेंस मिल जाए। हाँ, एक आध सवाल इस तरह से कर लेंगे हम। लिख लोगे इंशाल्लाह, थोड़ी सी प्रैक्टिस दरकार है, इंशाल्लाह ताला जरूर लिख लोगे, लेकिन आधी अधूरी बातें मत लिखा करो। सही है, लॉ लिखो, पूरा लिखा करो, ठीक लिखा करो। देखो मेरे बच्चों, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ये जो आपको हैंडआउट्स दिए हुए ना, ये लॉ नहीं है एग्जैक्ट। अगर मैं लॉ खोलकर पढ़ाना शुरू कर दूं ना, आप लोग परेशान हो जाओगे। लॉ के अंदर अल्फाज मुश्किल होते हैं, उसको आसान कर दिया हमने। समझ रहे हो बात को? मार्क्स जरूर मिलेंगे, लेकिन ठीक लिखने पे मिलेंगे। ठीक है, ठीक लिखने पे मिलेंगे। लॉ से अगर अभी अगर आपको लॉ याद कराना होता ना, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस याद कराना होता ना आईकैप को, तो आईकैप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ओपन बुक कर देता इसको कि आप लॉ के वर्ड्स लिखो। अभी वो लेवल नहीं है ना आपका कि आप लॉ को डायरेक्ट पढ़ पाओ। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे स्टेप बाय स्टेप बड़े होगे, सीए फाइनल में जाओगे तो आईकैप बोलेगा लेकर आओ अब बेयर एक्ट, लिखो उससे एक लेवल। ठीक है, थोड़े से बड़े होते हो तो आईकैप बोलता है ना ठीक है अब आप लेके आ जाओ IFRS। तो ये इजी वर्डिंग्स है, करेक्ट वर्डिंग्स है। लेकिन अगर इसमें किसी ने आगे पीछे कर दिया, भूल गया, FSI ब्रॉड रिसीव्ड इन पाकिस्तान वाली बात लिखना भूल गया, मार्क्स कट जाएंगे उसको। बात समझ आ गई है? रीजन फॉर सोनली बाय रीजन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, ये सारी की बातें हैं इसकी। अगर इसमें से कोई चीज तुम लिखना भूल जाओगे तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। फिर मेन ट्रीटमेंट कि $18,000 का होगा क्या। ठीक है, तो हम बोलेंगे भाई ये वो फॉरेन सोर्स इनकम है विच इज ब्रॉड रिसीव्ड इन पाकिस्तान, तो ये टैक्सेबल होगी। पहले हमने लॉ बता दिया कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन ये एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगी किस पे, जो इनकम ब्रॉड रिसीव्ड हो पाकिस्तान में। फिर हमने लॉ लिखकर उस लॉ को अप्लाई किया। हमने कहा अब ये जो इनकम $18,000 की पाकिस्तान में रिसीव हुई है, ये तो ब्रॉड रिसीव्ड हो गई ना, तो एग्जेम्पशन इस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। क्या बात समझ आती है? गुड। शवई, ऑटम 2017 का भी एक सवाल है मेरे बच्चों। ऑटम 2017 क्वेश्चन 2A भी ऑटम 17, इसके बाद वाला आसान सा सवाल बिल्कुल बेटा। इसको पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूं, पूछता हूं। ये सबने लिख लिया ना?
पहले हम सवाल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ड्राफ्ट करेंगे। चलो ये तो बता दो यार, ये बड़ा बोर्ड है और मैं जब इतना बड़ा फॉन्ट के साथ लिख रहा हूँ तो मुझे टाइम ज्यादा लगना चाहिए, तुम लोगों को कम लगना चाहिए मेरे बच्चों। राइटिंग स्पीड आप लोगों को बढ़ानी पड़ेगी। कैसे बढ़ेगी सर, कैसे बढ़ेगी सर? क्या अगर मैं व्हाट्सएप के मैसेज जो दिन के 100 करता हूँ 200 कर दूं तो क्या मेरी राइटिंग स्पीड बढ़ जाएगी? क्या सब लोगों ने सवाल रीड कर लिए? नो सर, सवाल आप रीड करेंगे, डिस्कशन आप करेंगे, सोचने पे मजबूर आप करेंगे, जवाब भी आप ही बताएंगे और फिर हमारा पेपर भी आप ही सॉल्व करेंगे एग्जाम का। अच्छा भाई, पेज नंबर 8 पर ये सवाल है, 7 के आखिर में सवाल है लेकिन पेज नंबर 8 ही समझो। क्वेश्चन नंबर 2, ऑटम 17। Under the provisions of income tax ordinance and rules made thereunder, discuss the residential status for tax year 2019 in each of the following situations. On 21 सितंबर 2018 रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है इसके अंदर, दुनिया का आसान तरीन काम। On 21 सितंबर 2018 आसिफ proceeded to Dubai to join his new job. Due to certain professional issues with his employer in Dubai, he resigned on 1st May 2019 and came back to Pakistan. On 16 May 2019, he got a new job in Pakistan, which he continued till 30 June 2019. तो सबसे पहला सवाल कि क्या ये टैक्स ईयर बल्कि पहला सवाल क्या यही सवाल है कि क्या वो टैक्स ईयर 2019 में रेजिडेंट है? कैलकुलेट करो। अच्छा भाई, ए का आंसर सर जो ए है जरा बताओ मुझे क्या आंसर आता है? डेज कितने आते हैं? 161। अगला 144। अगला 144 के अलावा जिस किसी का भी आंसर आया है वो हाथ रेज करेगा। 144 के अलावा अगर किसी का कोई आंसर आया है तो वो हाथ रेज करेगा। अच्छा, जिसका 144 अभी तक नहीं आया वो भी हाथ रेज करेगा। जिसका 144 अभी तक नहीं आया, सबका आ गया? नहीं आया। और किसका नहीं आया? नहीं आया 144। ऑन, अच्छा अब गौर से सुनेंगे सब। बेटा ये है टैक्स ईयर 2019। बेटा गौर से देखेंगे इधर, 1 जुलाई 18 से 30 जून 19, ये है टैक्स ईयर 2019। ऐसा ही है। 21 सितंबर को आसिफ प्रोसीडेड टू दुबई। 21 सितंबर को आसिफ प्रोसीडेड टू दुबई, यानी कि जिस दिन गया क्या वो दिन काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा। यानी 21 सितंबर वाला दिन काउंट होगा। 21 को दुबई गया तो सर 21 वाला दिन काउंट होगा, तो 21 सितंबर से पिछले वाले दिन पाकिस्तान में काउंट होंगे? जाहिर सी बात है सर, जब 21 को गया जब वो गया 21 सितंबर को और आप कह रहे हैं कि 21 वाला दिन काउंट होगा, तो जब ये वाले दिन भी तो कहां फॉल कर रहे हैं फिर? पाकिस्तान में। तो इसका मतलब कि सर पाकिस्तान में कितने दिन फॉल किए? जुलाई के 31, अगस्त के 31 और सितंबर के 21। गुड। Due to certain professional issues with his employer in Dubai, he resigned on 1 मई 2019 and came back to Pakistan। 1 मई को ही वापस आ गया। 1 मई को ही वापस आ गया।
तो क्या पहली मई का दिन काउंटिंग में आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब मई के दिन कितने हुए? हमने कहा सर मई के दिन हुए 31, और क्या जून पाकिस्तान में और कितने होंगे? 30 होंगे। तो बेटा जरा मुझे ये ऐड करके दो, 144 डेज की काउंटिंग में गलती काबिल कबूल नहीं होगी। इसको घर जाके सब प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है मेरे बच्चों? इसमें कोई चीज टेक्निकल नहीं है, बस तुम ये जरूर याद रखना कि तुम ही कोई ना कोई गलती कर रहे होगे। डे एक ज्यादा ले रहे होगे, एक कम ले रहे होगे, अदरवाइज ये बहुत सिंपल मैटर है। क्लियर होती है बात? चलो अब चलो एक साथ ही लिखेंगे, पहले डिस्कस करते हैं सारे। Sami Associates Part 2. Sami Associates is an association of person, AOP है, and provide accounting services in Dubai. On 2nd January 2019, entire management and control of its affairs was shifted from Karachi to Dubai. दुबई में सर्विसेज दे रही है, लेकिन इसकी सर्विसेज इसने अपना शिफ्ट कब किया है? 2 जनवरी को। तो 2 जनवरी तक कहाँ होगी? तो जरा मुझे बताओ कि ये रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट? होली और पार्टली। सर एओपी के लिए क्राइटेरिया है होली और पार्टली का, और पार्टली के अंदर 6 महीने 5 कितने महीने भाई? 2 जनवरी को जा रहे हैं अगर, तो इसका मतलब कि 6 महीने तो पूरे पूरे कहाँ थे ये? तो हमने कहा था भाई पार्टली में तो 10 दिन भी आ जाएंगे, 5 दिन भी आ जाएंगे, तो ये तो फिर 6 महीने हैं। तो इसका मतलब कि समी एसोसिएट्स क्या हो जाएगी? रेजिडेंट हो जाएगी। चलो उसके बाद अगला वाला भी डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम फॉर टैक्स ईयर 2000 फॉर टैक्स ईयर 2000 के लिखा हुआ 17। अच्छा, फॉर टैक्स ईयर 2017 अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। जोसेफ, a South African cricket coach, is working in Pakistan under an employment contract since 20 July 2014. During tax year 2017, he earned foreign source income from his business established in South Africa and brought 25% of the income to Pakistan. क्या करेंगे? आप तुम बताओ बेटा, क्या करें? जोसेफ भाई का क्या करें? इतना मुस्कुरा क्यों रहे थे जब तुमने पढ़ा ही नहीं है? तो नहीं करो ना बेटा, जब इधर डिस्कशन चल रहा है तुम लोग बातें कर रहे हो, कैसे चलेगा? ये बच्चा बताएगा तुम्हारे पीछे, बोलो बेटा सबसे आखिरी। हाँ, जोसेफ रेजिडेंट है, तो क्या इसकी वर्ल्ड ओवर इनकम टैक्सेबल होगी पाकिस्तान में? रेजिडेंट है, कोई और बात है इसके अंदर या सिर्फ रेजिडेंट है? मेरे बच्चे बात पूरी बताओ ना, तुम बोलो बेटा। 3 साल से ज्यादा कहाँ हुए हैं उसको यार? 2015 में तो आया है, टैक्स ईयर 2015 में तो आया है, 15, 16, 17 की बात हो रही है, तीसरा साल है। जुलाई 14 से मुराद टैक्स ईयर 15। गलत लाइन पकड़ ली तुमने, सही लाइन नहीं पकड़ा हुई। बोलो 25% टैक्सेबल होगा। क्यों टैक्सेबल होगा 25%? तो पूरी बात बोलो ना कि सर जोसेफ कौन है? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, और शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, तीसरा साल है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, और शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट होती है इफ नॉट रिसीव्ड इन पाकिस्तान। लेकिन चूंकि वो 25% उसने रिसीव कर ली है तो क्या हो जाएगी? तो क्या हम ये पूरी बात अभी लिख चुके हैं किसी और के लिए? तो क्या मुझे दोबारा लिखवाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। एज इट इज घर पे इसको तुम लोग खुद सॉल्व करोगे, जोसेफ वाले को बाकी मैं लिखवाऊंगा। सही है? आखिरी वाला पढ़ो। On 15 January 2016, Farhan returned to Pakistan from London after 10 years and has been living in Pakistan since then.
During tax year 2017, he received GBP 5,000 as return from his investment in London. तुम बताओ बेटा, बच्चा बेटा बाहर है तो रिटर्निंग एक्सपेक्ट, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट वाली एग्जेम्पशन में फॉल कर जाए। अगर कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट है, इंडिविजुअल सिर्फ इंडिविजुअल पे था वो, इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ सिटीजन पे था, ठीक है। अगर कोई सिटीजन जो रेजिडेंट है इन करंट टैक्स ईयर बट वाज नॉन रेजिडेंट इन 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम विल बी एग्जेम्प्ट इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ बीइंग रेजिडेंट। ऐसा ही था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 5,000 GBP जो उसको मिले हैं, क्या ये टैक्स होंगे? ये टैक्स नहीं होंगे, सही है, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो लिख ले, तुम बताओ कितने साल तक एग्जेम्प्ट है, मैं तो भूल गया। सबसे पहला जो मिस्टर आसिफ वाला था उसके डेज तो लिख लोगे ना, नंबर ऑफ डेज बेटा प्लीज। मिस्टर आसिफ spent in Pakistan during tax year 2019 is 144, which is less than 183 days for being resident. Therefore, Mr. Asif is a non-resident person for tax year 2019। और इसकी डेज की बाइफर्केशन मैं पहले लिख के दिखा चुका हूं, मैंने मिटा दी है, वो आपको पता है। 2 ठीक है, 2 है मेरे बच्चों। As per the provisions of Income Tax Ordinance 2001। अच्छा देखो, ये भी तरीका होता है लिखने का कि आपको कोई सवाल शुरू करना है तो आप पहले लॉ लिख दो और फिर लॉ को अप्लाई कर दो। एक तो हमने मिस्टर मोहसिन वाला पीछे किया ना, पहले हमने लिख दिया मिस्टर मोहसिन इज अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट बिकॉज, ये लिख दिया। हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम लिख सकते थे कि फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इज एग्जेम्प्ट इफ दिस, और फिर हम लिखते कि सिंस मिस्टर मोहसिन फुलफिल्स द अबव क्राइटेरिया देयरफॉर ही इज शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। दोनों तरीके हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, पहले हम एओपी का लॉ लिख दें। क्या लॉ था? एंड एओपी is AOP shall be considered as resident in relevant tax year if management and control of affairs of AOP is wholly or management and control of affairs of AOP is carried out wholly or partly in Pakistan during that tax year। ये हमने लॉ लिख दिया। फिर हमने लिख दिया क्या, सिंस क्या था,
कब शिफ्ट हुआ था? Since Sami Associates shifted to Dubai on 2nd January and their operations were managed and controlled in Pakistan, managed and controlled in Pakistan till for part of the tax year till 2nd Jan. Therefore, Sami Associates is a resident AOP for tax year 2019. सही? हाँ, 15 दिन भी अगर हो। क्या बेटा? कंपनी के लिए सिर्फ होली 100%। होली की मैंने इंडिकेशंस बताई थी कि सारी डायरेक्टर्स की मीटिंग कहाँ हो रही होंगी? पाकिस्तान में, वहां पार्टली गवर्निंग है। अच्छा, उसके बाद जो पॉइंट नंबर 3 है, अच्छा यहां पर हमने किस तरह से ड्राफ्ट किया देखो, पहले लॉ लिख दिया, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, लॉ लिखा फिर अप्लाई कर दिया, ऐसा ही है। अच्छा अब ये देखो, ये जो रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट वाला है, ये जो रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट वाला है, इसके ऊपर हम डायरेक्टली लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, वो देखो कैसे लिखेगा, कैसे लिखेंगे उसको। फरहान, अच्छा देखो अब ये कब करेंगे सर, हम ये ऐसा कब करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर 1 मार्क का है, 1 मार्क का सवाल है, 2 मार्क्स का सवाल है, तो आपने कहा कि फिर अब अलग लॉ लिखें, फिर उसको अप्लाई करें, इतनी लंबी चौड़ी कहानी करें, तो सर हम साथ साथ ही लॉ भी लिख देते हैं, अप्लाई भी कर देते हैं। 1 मार्क का तो सवाल है, 2 मार्क का तो सवाल है, बात समझ आती है? इस चीज पे डिपेंड करेगा। तो ऑन 15 Jan 2016 फरहान रिटर्न टू पाकिस्तान फ्रॉम लंदन आफ्टर 10 years and has been living in Pakistan since then. During tax year 2017 he received GBP 5000 as a return from his investment in London. Mr. Farhan is a या यूं लिख दो, मिस्टर फरहान being citizen of Pakistan is resident in current tax year, that is 2017, and was non-resident in 4 preceding tax years. Therefore, his foreign source income will be therefore Mr.
Farhan will be considered as returning expatriate for the and his foreign source income will be exempt in first and second year of being resident, that is for tax year. पहला साल कब है रेजिडेंस का? 15 जैन 2016 को पाकिस्तान आया, इसका मतलब 2016 में तो रेजिडेंट नहीं था। एंड टैक्स ईयर 2018। इन 2 साल में भी पेमेंट रिसीव करेगा फॉरेन इनकम की, उसमें भी टैक्स नहीं होगा। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, बेटा रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट जब हम कहते हैं ना इनकम पर टैक्स नहीं होगा, तो इसका मतलब कि जब उसकी इनकम अर्न हुई उस पर टैक्स नहीं। अब वो भले रिसीव करता फिर, अभी तो मैंने बताया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ वहाँ पर अर्न करके यहाँ पे ले आए, समझा नहीं? अगर कोई यानी कि बाहर फॉरेन इनकम कमा रहा है, वो फिर 4 साल वहाँ पे फिर पाकिस्तान वापस आ गया, फिर उसमें ब्लैक मनी कमा रहा है। नवाज शरीफ अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था ना भाई। नवाज शरीफ ने तो अपने दौरे हुकूमत में पैसा बनाया ना। अगर वो अभी वहाँ से फॉरेन इनकम लेकर आता है, तो अभी जो फॉरेन इनकम लेकर आता है, सवाल ये पैदा होता है कि वो फॉरेन इनकम जब उसने बनाई थी तब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, नाजायज बनाई थी। मसला ये आता है, अगर उसने लेजिटिमेट बनाई है तो कौन रोकता है उसको? बात आई समझ में? अकॉर्डिंगली his foreign source income of GBP 5,000 earned during tax year is exempt. मिस्टर फरहान बीइंग, मैं रीड कर रहा हूँ, फिर कोई ये ना कहे मुझे राइटिंग समझ नहीं आई। मिस्टर फरहान बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज रेजिडेंट इन करंट टैक्स ईयर एंड वाज नॉन रेजिडेंट इन preceding tax years. Therefore, Mr. Farhan will be considered as returning expatriate and his FSI will be exempt in first and second year of being resident. That is for tax year 2017 and tax year 2018. Accordingly, his FSI of GBP 5,000 earned during 2017 is exempt. डायरेक्टली लॉ को अप्लाई भी कर दिया हमने इस केस के ऊपर। चाय गर्म है, आज पी लूं। अच्छा, बाकी जितने भी सवाल है ना इस हैंडआउट के अंदर सारे ऐसे ही हैं। इसको करो कॉपी, फिर हम और मजीद डिस्कस करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितने आसान आसान सवाल आते हैं और कितने आसान आसान मार्क्स आपको मिल जाते हैं एग्जाम के अंदर। एग्जामिनर रहम दिल है काफी, क्या ख्याल है? ठंडा पानी एक और, ये गिलास छोटा क्यों कर दिया? छोटा ही गिलास है, चलो ठंडा पानी लिया उसमें। जिसने कर लिया हो वो ऑटम 2012 करो, कर ही रहे हो।
इसके बाद ये देख लो, पेज नंबर 8 के ऊपर ऑटम 13 का सवाल जो है, पेज नंबर 8 के ऊपर ऑटम 13। जी बेटा, रमीज वाला। in the view of provisions of, यानी बेटा हम कर रहे हैं सवाल डिस्कस, जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ऑटम 2013 वाला सवाल। In the view of the provisions of income tax ordinance and rules made thereunder, determine the residential status। अब residential status को determine करना तो आपके बाएं हाथ का खेल हो गया ना। तो जरा बताओ, रमीज proceeded to Saudi Arabia on 24 December 2012 to assume the responsibilities on his new job. He visited Karachi from 20 June 13 to 24 June 13 for presenting a paper in a seminar, but due to unavoidable circumstances, the seminar was cancelled. Days बताओ। डेज को ठीक काउंट करना। बाउंड्री लाइन पे हो, बाउंड्री लाइन 182 देख लो, रेजिडेंशियल स्टेटस की बाउंड्री लाइन है, एक आध दिन ऊपर नीचे हुआ गलत। क्या ख्याल है? एक बच्चे का आंसर आया है 182, किसी का उसके अलावा है आंसर? किसी का 182 के अलावा? यही आंसर ठीक है बेटा, 182 ही आता है इसका आंसर। अंग्रेजी पढ़ो क्या लिखी हुई है। ही विजिटेड कराची फ्रॉम 20 जून 13 टू 24 जून 13। इस दिन से इस दिन तक विजिट किया, इसका मतलब इस दिन से इस दिन तक विजिट किया। अब इसके अलावा और कौन सा मतलब निकलता है इसमें से? ठीक है बेटा, यानी कि 182 डेज कैसे बने? 184 में से सबसे पहले आपने कितने माइनस कर दिए? 7 दिन। देखो, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितने दिन होते हैं? 184। 24 तारीख को सऊदीया चला गया, तो 24 वाला दिन तो पाकिस्तान में काउंट होगा। कितने दिन पाकिस्तान में काउंट नहीं होंगे? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 दिन। 184 में से 7 दिन लेस करो, कितने बने? 177। फिर आया कराची 20 जून, तो 177 में देखो कितने दिन ऐड हो रहे हैं? 20, 21, 22, 23, 24। 177 में 5 डालो, 182 हो गए। तो ये आंसर आसान सवाल कर लोगे खुद से घर पे। रजिस्टर में चाहिए मुझे। पॉइंट नंबर 2, खलील एन ऑफिसर वर्किंग एट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अफेयर। हसीब वापस बता दें, इतना मैंने डिटेल में बताया, अब तुम बोल लो वापस बता दें। अब इसकी तुमको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगी, ऐसे नहीं करो बच्चा। 24 दिसंबर को पाकिस्तान से गया, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक होते हैं 184 दिन। 24 को चला गया, यानी कि 184 में से 7 दिन आप लेस कर दें।
तो हुए कितने 177, फिर 5 दिन के लिए आया हुआ ऐड कर दें 182, दोबारा बता दिया मैंने। चलो, Khalil, an officer working at Ministry of Foreign Affairs since last 3 years, was posted to the Pakistan's mission in Geneva from 1st August 2012 to 30 June 2013। तो हम इसमें लिखेंगे कि since Mr. Khalil is a government employee posted abroad, therefore he is resident because the government employee posted abroad is resident irrespective of his physical stay। लिख लोगे? Point number 3, Ali Associates is a partnership firm and provides consultancy services in Pakistan as well as in UK. The management and control of its affairs is situated partly in UK and partly in Pakistan। partly का वर्ड आ गया तो resident लिख लोगे ये। Smith, a Nigerian football coach, came to Pakistan on 28 फरवरी 2013। He left the country on 31 अगस्त 2013। बोलो बेटा, क्यों भाई नॉन रेजिडेंट क्यों? दिन तो इतने सारे हो रहे हैं सर। नेक्स्ट ईयर 30 जून पे टैक्स ईयर खत्म हो जाता है और जून के बाद वाले ईयर डेज जो हैं वो हमारे टैक्स ईयर में फॉल नहीं करेंगे। वेरी गुड, तेज हो गए वो सारे के सारे माशाल्लाह। ऑटम, इसी बात पर ऑटम 2012 का भी सवाल हो जाए। मार्गरेट वाला 6 नंबर का जो सवाल है, मार्गरेट अ जर्मन नेशनल, रीड करो, मैं तुम लोगों से सवाल पूछ रहा हूं। मिस मार्गरेट, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने सवाल किया था। देखो, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के कोई भी सवाल आ जाएगा ना, वो सारे अब तुमको एक जैसे लगेंगे, कुछ अलग नहीं है। बेटा बातें नहीं। अच्छा आ जाओ भाई, डिस्कस हो रहा है। Margaret, a German national, was employed as a technical manager of Pfizer Chemicals Limited, a resident company। अच्छा भाई, तो इसका मतलब कि वो एम्प्लॉय मिस मार्गरेट जो हैं जर्मन नेशनल तो हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयड हैं कहाँ पे? फाइजा केमिकल्स, अ रेजिडेंट कंपनी। और कब से? ऑन 1 अक्टूबर 2010 से, फॉर अ टर्म ऑफ 2 years। तो क्या एग्जामिनर निवाला बना के शॉर्ट टर्म रेजिडेंट खिला रहा है आपको? मेरा मतलब है कि हिंट दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट शी वाज अलाउड टू डिलीवर लेक्चर्स एट वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2012 she conducted 3 workshop sessions, the details of which are as follows। तो एम्प्लॉयर ने अलाउ किया, ठीक है, आपका शौक है, आप ट्रेनिंग जाके दे सकती हैं जर्मनी वगैरह के अंदर और या कहीं भी। तो ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2012 में ये इनकम इन्होंने अर्न की। वर्कशॉप सेशन इन लाहौर, अब जाहिर सी बात है वर्कशॉप सेशन कोई भी करवा रहा है तो सैलरी के अलावा है, और मैंने ये पहले ही बता दिया था कि जो सैलरी है वो तो पाकिस्तान सोर्स इनकम है, तो क्या सैलरी के अलावा कोई पार्ट टाइम बिजनेस हो सकता है? हो सकता है। तो ये समझ लो पार्ट टाइम बिजनेस है, लेक्चर डिलीवर कर रही है, ठीक है। वर्कशॉप सेशन इन लाहौर,
fee of $15,000 in equivalent Pakistan rupees was received from a local event manager. Fee was credited to her bank account maintained in Karachi. आप बताओगे? आप आपके पीछे, हाँ, वो चाइनीज जैसा बच्चा लग रहा है यार मुझे। हाँ तुम नाम क्या है? हाँ बेटा, नाम क्या है बेटा? प्लीज बेटा नाम बताओ। चलो जवाब बता दो, नाम मुझे क्लास के बाद बताना। टैक्स लगेगा? बड़ा डिटेल जवाब है ये तो। टैक्स लगेगा, मुख्तसर जवाब है लेकिन ठीक जवाब है। क्या ख्याल है? टैक्स तो लगेगा। गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मिस मार्गरेट लाहौर के अंदर ये वर्कशॉप सेशन देती और जो $15,000 हैं वो कह देती मेरे जर्मनी के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर मार दो, होता? फिर होता? बिल्कुल होता सर, क्योंकि लाहौर में सेशन डिलीवर किया है तो पाकिस्तान सोर्स इनकम। पैसे कहीं भी रिसीव करें इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? पैसे रिसीव कहीं भी करें, सर्विसेज कहां दे रही है खातून? पाकिस्तान में। तो है तो ये पाकिस्तान सोर्स इनकम, तो पाकिस्तान सोर्स इनकम तो कहां टैक्स होगी भाई? पाकिस्तान में टैक्स होगी। उस पर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की एग्जेम्पशन थोड़ी लगती है। क्या ख्याल है? मिक्सअप नहीं कर देना। वर्कशॉप सेशन इन म्यूनिख, a fee of $25,000 was received in Germany in her Munich bank account. सर ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है और वो फॉरेन सोर्स इनकम जो उन्होंने बाहर रखी है उस पर टैक्स हम। गुड। वर्कशॉप सेशन इन दुबई, फी ऑफ $20,000 was remitted to her bank account in Karachi. सर दुबई में सर्विसेज दी हैं, है तो फॉरेन सोर्स इनकम, लेकिन पैसे कहाँ रिसीव कर लिए? तो फिर हमने कहा माजरत के साथ मिस अब हम इसको टैक्स करेंगे क्योंकि इस आने वाले पैसे पे हमारी नीयत खराब होगी। टैक्स वाला कहेगा, ठीक है? अच्छा बेटा। अच्छा भाई, तो अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी मंडे वाले दिन और इंशाल्लाह ताला हम लोग रमजान के महीने में कदम रख चुके होंगे। टाइमिंग मेरा ख्याल है कि 10 बजे ही होगी, लेकिन देख लेना टाइम टेबल एक दफा देख लेना बेटा। 2 मिनट दे दो, 2 मिनट। 10 बजे होगी। अच्छा बेटा, तो आज जो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आज से रमजान का महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे तो जिन्होंने पेपर दिया है उनका तो रिजल्ट आने वाला है, वो तो जरा दुआएं नवाफिल उसका एहतमाम ज्यादा करेंगे, लेकिन हर किसी ने एहतमाम करना है, ठीक है? इस रमजान के महीने को हमने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। किन चीजों में? नेकियों में यूटिलाइज करना है, इबादत में यूटिलाइज करना है, तफरी तमाशों में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना, तफरी तमाशों में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना। मेरी बात सुन लो, कम से कम दर्जे के अंदर हमने ये एहतमाम करना है सबसे पहले कि रोजा किसी ने नहीं छोड़ना, ठीक है? रोजा किसी ने नहीं छोड़ना। दूसरी बात, नमाजों को वक्त पर जमात के साथ पढ़ने का एहतमाम करना है। देखो हम हर दफा 14 अगस्त को कोई रेजोल्यूशन कोई कमिटमेंट करते हैं ना, हम ये करेंगे सर अब हम अपने मुल्क के लिए जान लगा दें, अब हम कभी ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ेंगे सर। तो देखो रमजान आ रहा है ना, ये आपकी तरबियत के लिए अल्लाह पाक महीना भेज रहे हैं, तो इस महीने में ना हम अपने आप से कमिटमेंट कर लें, हम अपने आप से, क्योंकि देखो बेटा बात सिंपल है, इंसान के जाने का वक्त मुकर्रर नहीं है, इंसान को नहीं पता कब जाएगा। आप यकीन करें अल्लाह पाक बस हमें इस चीज की समझ और इसका एहसास नसीब करे। मस्जिद के इमाम साहब, मेरे दोस्त के महल्ले के मस्जिद के इमाम साहब थे, कल जुम्मे की नमाज पढ़ाई है, फिर इशा की नमाज पढ़ाई है, आज फजर की नमाज से पहले इंतकाल हो गया, आज फजर की नमाज से पहले इंतकाल हो गया। यानी कि इंसान की जिंदगी तो इतनी ज्यादा बेएतबार है,
इंसान के जाने का टाइम नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि अगला सांस हम ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे, ठीक है। उस पर अल्लाह पाक का ये करम कि हमें इतना मुबारक महीना अल्लाह पाक नसीब कर रहे हैं, जिसके अंदर गुनाहों की बख्शिश, नेकियों के लिए अल्लाह पाक ने अपने खजानों के मुंह खोल दिए। अल्लाह पाक ने अपने खजानों के मुंह खोल दिए। जो लेने वाला हो, अल्लाह पाक कहते हैं अगर किसी को कोई रास्ते में बंदा मिले, वो बोले यार ये जरा बैग ले जाना, क्या है भाई इस बैग में क्या है, बहुत भारी है, बस सिर्फ 2 अरब रुपए, किसको देने हैं यार, ये तुम्हारे हुए, क्या होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा उसी वक्त, बोलेगा है मेरे, ये तो 2 अरब रुपए थे, ये तो 2 अरब रुपए थे। मतलब अल्लाह पाक जो इस महीने के अंदर अपनी रहमतों के खजाने खोलेंगे और जो कुछ अता करेंगे, वो इंसान के दिल और दिमाग में समा नहीं सकता, ठीक है। तो हमने कोशिश करनी है कि सिर्फ 2 काम करें, इबादत और अपनी पढ़ाई, बस, तीसरा काम नहीं करना। फेसबुक अनइंस्टॉल करो, व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करो, सही है, मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट कर दो, क्लास की टाइमिंग कैसे पता चलेंगी, चलो व्हाट्सएप रहने दो, लेकिन व्हाट्सएप में गैर जरूरी लोगों को ब्लॉक करो, सही है, गैर जरूरी बातों से इज्तनाब करो। मेरी बात सुन लो, वक्त शैतान आप लोगों का बर्बाद करने की कोशिश करेगा, लेकिन सर अगर हम खुद ही शैतान हो तो, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोशिश करो कि ऐप्स को, गैर जरूरी ऐप्स को डिलीट मार दो और जितना हो सके जिक्र करते रहो। बैठे हुए हो, फारिग बैठे हुए हो, कोई तस्बीह पढ़ ली, नमाजों का जमात से एहतमाम करो। जितनी स्पीड से महीना आया है उससे डबल स्पीड से ही महीना निकल जाएगा और हमें एहसास भी नहीं होगा। तो अगर आज हम इसका एहसास कर लेंगे तो हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा कमाई कर लें आखिरत के एतबार से। मुझे, मेरे घर वालों को, सारे टीचर्स को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। दिन रात सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते टैक्स पढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।